कार राजा चंद्रभान अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के राज्य की ओर चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने अपने चारों योगी भाइयों से कहा, हे भाइयों, तुम राजा के पास जाकर कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में एक अब कभी न सुना हुआ किस्सा सुनाना चाहती है। यदि महाराज सुनना चाहें तो हम उसे दरबार में लेकर आएंगे, क्योंकि राजकुमारी जानती थी कि उसके पिता को किस्से कहानियां सुनना बहुत पसंद है। अब वे चारों योगी भिक्षा के बहाने राजा कालभद्र के दरबार में पहुंचे और राजकुमारी का संदेश राजा तक पहुंचाया। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत अनुमति दे दी और कहा, यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी पसंद आई तो हम उसे अपने महल में ही रख लेंगे। अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पहुंचे। उस समय राजकुमारी योगिनी के वेश में थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने दरबार में कहानी सुनाना शुरू किया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की की कहानी बहुत पसंद आई। उसने बहुत सारा इनाम दिया। योगियों को तो इनाम देकर विदा कर दिया, लेकिन उस लड़की को अपने महल में रख लिया। थोड़ी देर बाद योगी लौट आए और राजा से बोले, हे महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे साथ ही रहने दें। जब भी आपको कहानी सुनने की इच्छा होगी हम उसे लेकर आ जाएंगे। वह बचपन से हमारे साथ पली बड़ी है, राजसी सुख सुविधाओं से दूर रही है। महल में रहकर वह अकेलापन महसूस करेगी। राजा ने योगियों की बात समझी और राजा ने योगियों से कहा, यह लड़की कल भी हमारे यहाँ कहानी सुनाने आएगी। योगियों ने भी हामी भर दी और वहां से चले गए। राजकुमारी को पता था कि उसका पति अवश्य उसे ढूंढता हुआ उसके पिता के पास आएगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके राज दरबार में आई तो उसने अपने पति के साथ साथ मंत्री और सेनापति को भी वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो ये सभी यहाँ उपस्थित हैं। फिर राजकुमारी ने अपना चेहरा घूंघट से ढका। वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से बोली, हे राजन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। यदि कहानी शुरू करने से पहले किसी को कोई जरूरी कार्य हो तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है। कहानी के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से उठकर जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। राजा ने उत्तर दिया, बेटी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। कहानी के बीच में से कोई नहीं उठेगा। अब राजा और सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए, जिनमें उसका पति और वह विश्वासघाती मंत्री और सेनापति भी शामिल थे। राजकुमारी ने दरबार में अपना किस्सा आरंभ किया। हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना, कहते हुए वह बताने लगी। किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही जालिम था। उसको कन्या से बहुत नफरत थी। उसने आदेश दिया था कि यदि उसके घर में पुत्री का जन्म हो तो उसे जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए। एक दिन उसके महल एक बेटी ने जन्म लिया। तब उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि वह अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार दे और उसकी आंखें निकालकर मेरे पास लाए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। यह सुनकर राजा कालभद्र, जो वास्तव में उसी कहानी का नायक था, सोचने लगा, यह तो मेरे ही जीवन की कहानी है। भावुक हो गया और बोला, यह किस्सा अंत तक अवश्य सुनाया जाए। अब राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में ले गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा। वह उसे जंगल में छोड़कर स्वयं राजमहल लौट आया। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा, शायद मेरी बेटी आज भी जीवित है। उधर वही राजकुमारी अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोली, जब वह भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आया तो वह बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल फूल खाकर अपना पेट भरती थी। इसी तरह वह जीवित रही। धीरे धीरे जंगल में रहते रहते उसके तन पर एक भी वस्त्र शेष नहीं बचा। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह निर्वस्त्र थी। राजा ने अपनी चादर उतारकर उस लड़की को ओढ़ा दी और उसे अपने नगर ले गया और बिना कुछ जाने उस राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। राजकुमारी ऐसा किस्सा सुना रही थी कि किस्से के बीच में अपनी ही कहानी सुनकर राजा चंद्रभान समझ गया कि यह तो उसी की कहानी है। उसने प्रसन्न होकर कहा, यह किस्सा अंत तक सुनाया जाना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी कहानी पूछी, तुम कौन हो और उस दिन जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने पिता की निर्दयता और अन्याय की पूरी बात अपने पति को बताई। यह सुनकर उसका पति बहुत दुखी हुआ। उसका पति हृदय से अत्यंत अच्छा और दयालु व्यक्ति था। यह जानने के बाद कि उसकी पत्नी का पिता स्वयं एक राजा है, उसने निश्चय किया कि अगले दिन वह उसे उसके पिता से मिलवाएगा। लेकिन उसने एक भूल कर दी।
उसने अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं साथ न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यात्रा लंबी थी। चलते चलते जब सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने रास्ते में ही रुकने का निर्णय लिया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के पास ही लगवाया। रानी ने इसका विरोध किया पर वह नहीं माना। रात के समय मंत्री ने उस रानी के साथ दुष्कर्म करने की नीयत बनाई। रानी ने बार बार विनती की लेकिन वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने रानी के बड़े पुत्र की हत्या कर दी। अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए रानी ने बहाना बनाकर वहां से भाग निकली और रात भर जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। अगले दिन जब वह अपने डेरे में वापस आई तो उसने अपने पुत्र की लाश देखी। यह दृश्य सुनकर दरबार में बैठे लोग स्तंभ रह गए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मंत्री के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। वह मंत्री बहाना बनाकर दरबार से जाने की कोशिश करने लगा, पर राजा ने उसे डांट कर बैठा दिया। राजकुमारी आगे कहने लगी, फिर अगले दिन जब वे आगे बढ़े और एक स्थान पर दोबारा डेरा डाला, उस रात सेनापति भी दुष्कर्म की नीयत से रानी के डेरे में आ गया। रानी ने पहले तो उसे खूब ललकारा और समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट वापस जाने को तैयार नहीं हुआ। तब रानी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह सुनकर सेनापति के चेहरे का रंग भी उड़ गया। वह सोचने लगा, यह तो मेरा ही भेद खुल रहा है। वह भी उठकर दरबार से जाने को हुआ, लेकिन राजा ने उसे भी डांट कर बैठा दिया। तब राजा चंद्रभान क्रोध और व्यथा में बोले, क्यों रे? सच्चाई सुनते सुनते तेरा चेहरा क्यों उतर गया? क्या बात गले से नहीं उतर रही? सेनापति शर्म से सिर झुकाकर चुपचाप हो गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे की हत्या कर दी और गलत इरादे से रानी के पास बढ़ा तो उसी समय किसी तरह से रानी ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। वह दौड़ती हुई एक नदी तक पहुंची और नदी में कूद गई, पर उसकी किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। वह बेचारी जीवित बच गई। नदी की तेज धारा में बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गई, जहां कुछ सन्यासियों के चेले उसे मिल गए। वे लोग उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले गए। उन सन्यासियों ने भी रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, पर उनके महान और बुद्धिमान गुरुजी ने उन्हें ऐसा पाप करने से रोक लिया। गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सन्यासियों ने उसको अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वह चारों योगी रानी को कहानी सुनाने के लिए अपने देश के राजा यानी कालभद्र के यहाँ पर ले आए और वह आज कहानी सुना रही है। तभी राजकुमारी ने अपना घूंघट हटाया और राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पुत्री को देखकर राजा कालभद्र उसे तुरंत पहचान गए। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रभान की आंखें भर आईं। अपनी पत्नी को सामने देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उनके हृदय को खा रहा था। राजा चंद्रभान ने राजा कालभद्र से निवेदन किया, महाराज, मेरा मंत्री और सेनापति ही मेरे सच्चे शत्रु हैं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं स्वयं उन्हें दंड दूं। राजा कालभद्र ने अनुमति दी और उसी समय राजा चंद्रभान ने उन दोनों दुष्टों के सिर काट दिए। पापियों को उनके कर्मों का दंड मिल चुका था। उधर राजा कालभद्र ने अपनी बेटी से बार बार अपने की क्षमा मांगी। पुत्री ने भी अपने पिता को क्षमा कर दिया। कुछ समय तक राजकुमारी अपने पिता के घर पर अपने पति के साथ रही। फिर राजा तेज प्रताप ने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से विदाई की। राजा चंद्रभान राजकुमारी को लेकर अपने नगर लौट आए और वहां वे सदा हंसी खुशी के साथ रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसका निष्कर्ष कमेंट में जरूर बताएं।